हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 29 मई 2021 और 29 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसके साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में बायो हब सुविधा शुरू करने के लिए स्विट्जरलैंड के किसके साथ समझौता किया? तो ये स्विट्जरलैंड ने है। स्विट्जरलैंड ने किसके साथ समझौता किया? स्विट्जरलैंड ने समझौता किया WHO के साथ में मिलकर। ऑप्शन ए। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह प्रयोगशालाओं और भागीदारों के बीच रोगजनकों को तेजी से साझा करने की अनुमति देगा ताकि उनके खिलाफ बेहतर विश्लेषण और तैयारियों की सुविधाजनक बनाया जा सके। यह सुविधा अन्य प्रयोगशालाओं में वितरण के लिए जैविक सामग्री के सुरक्षित रिसेप्शन, अनुक्रमण, भंडारण और तैयारी में मदद करेगी। अब WHO के साथ समझौता हुआ है तो WHO के बारे में पढ़ते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और समझौता किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1948 में। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम। अगला क्वेश्चन। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान रिएक्टर किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? परमाणु ऊर्जा विभाग का अनुसंधान रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया है। ऑप्शन बी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके द्वारा डिजाइन किया गया अनुसंधान रिएक्टर रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करेगा। और जो परमाणु ऊर्जा विभाग है यह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण करेगा। किसके सहयोग से? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने जिसको डिजाइन किया है उसके द्वारा। परमाणु ऊर्जा विभाग अपनी सहायक कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अग्रिम पूंजी प्रदान करेगा और संयंत्र का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे CSS कॉर्प का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो CSS कॉर्प का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए सुनील मित्तल। ऑप्शन सी। सुनील मित्तल जो वर्तमान में CSS कॉर्प के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, मनीषा टंडन के स्थान पर 1 जुलाई 2021 से नई भूमिका निभाएंगे। और वो कौन होंगे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके अलावा सुनील अपनी नई भूमिका संभालने के साथ कंपनी के निदेशक मंडल में भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया? तो यह अध्यादेश जारी किया नेपाल देश के राष्ट्रपति ने। ऑप्शन डी। नेपाल। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली नागरिकता कानून में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया। उन्होंने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 114(1) के तहत नेपाली नागरिकता अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश जारी होने के बाद नेपाल के उन प्रमाणिक नागरिकों की संतानों को वंश द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके पास जन्मसिद्ध अधिकार है। अब यह अध्यादेश जारी किया नेपाल ने। तो नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका भारत से ऊपर नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया। वहाँ की जो आपकी राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जिन्होंने अध्यादेश जारी किया है। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड्गा प्रसाद शर्मा ओली। और ये क्या है आपका? नेपाल का झंडा, फ्लैग। अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 मिला है CNR राव को। ऑप्शन बी। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को
अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार को अनुसंधान में नोबेल पुरस्कार माना जाता है और इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। राव को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब और अन्य सामग्रियों और द्विआयामी प्रतिक्रियाओं पर उनके कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मीडिया से जुड़े लोगों के लिए कौन सा फंड बनाया गया है? तो जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बनाया गया फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट मेमोरियल फंड, ऑप्शन सी। मीडिया से जुड़े लोगों का समूह उन फ्रंटलाइन पत्रकारों के परिवार की मदद करने के लिए एक साथ आया है जो परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे और कोविड-19 के कारण जिनकी जान चली गई। उन्होंने फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट मेमोरियल फंड बनाया। फ्रंटलाइन पत्रकार को किसी सरकारी निकाय से मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यह फंड बच्चों की स्कूल फीस के लिए सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बागवानी उत्पादों के लिए 3 दिवसीय दूसरे आभासी व्यापार मेले का उद्घाटन किया? तो 3 दिवसीय दूसरे आभासी व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? यह किया अपेडा, ऑप्शन डी, APEDA। इसको बोलते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसने 27 मई को 3 दिवसीय आभासी व्यापार मेले का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय मेला 27, 28, 29 मई वैश्विक आयातकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त भारत के अनूठे फलों, सब्जियों और फूलों की खेती के उत्पादों को प्रदर्शित कर रहा है। अपेडा ने मार्च 2020 में पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर आयोजित किया था। अब अपेडा क्या है? यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक शीर्ष निकाय है जो कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1986 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ESMA लागू किया? तो ESMA लागू किया है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 मई को ESMA लागू किया। ESMA क्या होता है? ये होता है आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। यह अधिनियम 6 महीनों के लिए लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1966 रेलवे, हवाई अड्डे, डाक और टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाता है। यह सरकारी विभागों, सरकार द्वारा संचालित नियमों और विकास प्राधिकरणों में हड़ताल पर भी प्रतिबंध लगाता है। अब ये लागू किया उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और जो वहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ये मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक लिखी है आदित्य गुप्ता ने, ऑप्शन सी। दिल्ली के पर्वतारोही आदित्य गुप्ता, इन्होंने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने कोविड राहत के लिए अपने आगामी पुस्तक के माध्यम से 1 करोड़ रुपये जुटाने का निर्णय लिया है। यह पहला चाइल्ड राइट्स एंड यू के सहयोग से है। इस पहल का उद्देश्य कुल 3272 बच्चों को बेहतर देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स में गोल्ड जीता? तो यह गोल्ड जीता है स्पाइस हेल्थ ने, ऑप्शन डी, स्पाइस हेल्थ। स्पाइस हेल्थ ने कोरोना वायरस डिसीज प्रतिक्रिया श्रेणी के तहत मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड जीता है। एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड्स एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी 29 देशों में कार्यस्थल में नवाचार को मान्यता देने वाला एकमात्र व्यावसायिक पुरस्कार कार्यक्रम है।
आवासीय पुरस्कार समारोह 14 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में नियुक्ति मिली है अनुजय सिंह को, जेबी महापात्रा को और अनुजा सारंगी को। मीन्स ऑप्शन डी सही होता है इसका, उपरोक्त सभी। भारतीय राजस्व सेवा के 1985 बैच के अधिकारियों, जो ये सभी अधिकारी हैं ये सभी 1985 बैच के हैं, इनको बोर्ड में नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं। बोर्ड के अधिकारी अपने पदेन क्षमता में मंत्रालय के प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के एक प्रभाग के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती कब मनाई जाती है? तो स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है 28 मई को। ऑप्शन ए। उन्होंने आमतौर पर स्वतंत्र वीर सावरकर या केवल सावरकर के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनेता थे जिन्होंने हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन की शुरुआत की। वह 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष और प्रमुख व्यक्तित्व भी थे। उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। वे यूनाइटेड किंगडम भी गए और इंदिरा हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन के साथ जुड़े रहे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 3 लाख की एक मुफ्त वित्तीय मदद की घोषणा की? तो 3 लाख की एक मुफ्त वित्तीय मदद की घोषणा की है केरल ने। ऑप्शन बी केरल। एक मुफ्त वित्तीय जो घोषणा मदद की घोषणा 3 लाख की तो की है। इसके साथ जो केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, इन्होंने बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 2000 रुपये भी दिए जाने की घोषणा की है। यानी कि एक मुफ्त 3 लाख तो मिल जाएंगे, इसके साथ में हर महीने 2000 रुपये और मिलते रहेंगे। साथ ही डिग्री स्तर तक की उनकी शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यानी कि जब वो इंटर तक होंगे तब तक उन्हें 2000 रुपये महीने दिए जाएंगे और खर्च राज्य सरकार तो वहन करेगी। इसके साथ आगे की डिग्री स्तर की पढ़ाई पर उन्हें 2000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसका जो खर्चा है वो राज्य सरकार ही करेगी। अब केरल ने यह घोषणा की, तो केरल के बारे में जानते हैं। ये है केरल, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ये मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, जिन्होंने यह घोषणा की है। ये आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन फतह 2.0 पहल कहाँ शुरू हुई? मिशन फतह 2.0 पहल शुरू हुई पंजाब में। ऑप्शन ए पंजाब। जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने 27 मई को कोरोना मुक्त पंजाब अभियान के हिस्से के रूप में एक नई पहल मिशन फतह 2.0 शुरू की। महामारी से लड़ने के लिए एक कैडर के रूप में प्रति गांव या नगर पालिका वार्ड में 7 ग्रामीण कोरोना स्वयंसेवकों के समूह बनाने के निर्देश के साथ पहल शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने RCV को निम्न कार्य सौंपे। कौन कौन से कार्य? 3T ड्राइव, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट ये जारी रखना, गरीबों और बुजुर्गों की देखभाल करना और उन्हें कोविड कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन से जोड़ना, सभी गांव में ठीकरी पैरों का आयोजन, कोविड उचित व्यवहार को बढ़ावा देना, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में ग्रामीणों की सहायता करना, मिथ्या चिकित्सा को हतोत्साहित करना, ये कुछ कार्य सौंपे गए। अब यह जो पहल थी वो पंजाब में शुरू हुई, तो आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। यह है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे 28 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 28 मई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है
जो दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानवाधिकारों पर केंद्रित है। संगठन को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति बने? तो बशर अल असद अभी हाल ही में किसके बने? यह बने सीरिया के राष्ट्रपति। अगर बात करें तो ये अब के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। मीन्स चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। वह 2000 से राष्ट्रपति हैं। मीन्स अगर हम बात करें तो ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। चौथी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये 2000 से राष्ट्रपति चलते चले आ रहे हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति बशर अल असद ही थे और अब के चौथी बार भी राष्ट्रपति यही बने हैं। वह अपने दिवंगत पिता हाफिज के उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने उससे पहले 1/4 सदी से भी अधिक समय तक सीरिया पर शासन किया था। सीरिया 1 दशक लंबी लड़ाई से तबाह हो गया है और लड़ाई में कम से कम 3,88,000 लोग मारे गए हैं। अब ये सीरिया के राष्ट्रपति बने, तो सीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका सीरिया, जिसकी राजधानी है दामस्कस। सीरिया की मुद्रा सीरियन पाउंड। उसके राष्ट्रपति बशर अल असद, जिसका भी नाम बताया था। ये सीरिया का फ्लैग है और ये वहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हुसैन अर्नुस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएई सरकार द्वारा किसे गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया संजय दत्त को, ऑप्शन डी। दुबई के शासक और प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद मई 2019 में वीज़ा लागू हुआ। गोल्डन वीज़ा एक लंबी अवधि का निवास वीज़ा है। यह यूएई के भीतर रहने का अवसर देने के बदले में यूएई को महत्वपूर्ण निवेश की पेशकश करने के इच्छुक धनी व्यक्तियों पर लक्षित है। अब ये वीज़ा यूएई ने दिया है, तो आइए यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। जिसकी राजधानी है, ये यूएई है जिसकी राजधानी है आबू धाबी। वहाँ जो मुद्रा चलती है यूएई दिरहम। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वहाँ के खलीफा बिन जायद अल नहयान। खलीफा बिन जायद अल नहयान ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये वहाँ का क्या फ्लैग है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये वहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और जो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है वह ऊंट दौड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फार्मा कंपनी ने पोसाकोनाजोल एपीआई को लॉन्च करने की घोषणा की? तो पोसाकोनाजोल एपीआई को लॉन्च करने की घोषणा की है बजाज हेल्थ केयर ने, ऑप्शन सी। इस दवा का उपयोग म्यूकोरमोसिस या ब्लैक फंगस संक्रमण के उपचार में किया जाएगा। एपीआई का व्यावसायिक उत्पादन जून 2021 के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। यह अनुशंसित खुराकों के साथ प्रिस्क्रिप्शन आधारित दवा के रूप में उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ओबरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप में अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे? ओबरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप में अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे संजीव कपूर, ऑप्शन बी संजीव कपूर। संजीव कपूर 1 जून से इसमें शामिल होंगे। कपूर एक विमानन दिग्गज हैं, जिन्होंने विस्तारा में मुख्य रणनीति और वाणिज्य अधिकारी और स्पाइस जेट में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। 1934 में स्थापित ओबरॉय ग्रुप वर्तमान में देश भर में 33 होटल, 2 नाइल क्रूजर्स और केरल के बैक वाटर में एक मोटर वेसल संचालित करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस नौसेना कमान के तहत स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया? तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया पूर्वी नौसेना कमान के तहत, ऑप्शन ए। 27 मई को पूर्वी नौसेना कमान के तहत नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने मैनेजमेंट ऑफ पीएसए ऑक्सीजन प्लांट पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जा रहा है और इसमें डॉकयार्ड में उपलब्ध पीएसए प्लांट पर प्रायोगिक दर्शन और सैद्धांतिक सत्र शामिल हैं। इस प्रशिक्षण में देश भर के 30 शहरों में फैले
विभिन्न संस्थानों के 82 मास्टर ट्रेनर्स भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ कौशल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए पुनर्चक्रण के लिए अटेरो के साथ हाथ मिलाया? तो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के पुनर्चक्रण के लिए अटेरो के साथ हाथ मिलाया एएमजी मोटर इंडिया ने, ऑप्शन डी। साझेदारी का उद्देश्य वाहन निर्माता की ZS-EV इकाइयों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरियों के जीवन चक्र के अंत के बाद उसका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करना है। अटेरो, जो देश की प्रमुख इकोनॉमिक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी और क्लीन टेक प्रदाता है, बैटरी के एंड ऑफ यूज प्रबंधन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान किसके सहयोग से अतिरिक्त वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सांद्रता के साथ भारत की मदद करेगा? तो ये जापान ने सहयोग किया यूएनओपी के साथ में, ऑप्शन ए। यूएनओपी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर पार्टनरशिप्स। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित कई देश भारत को महामारी के खिलाफ लड़ाई में कोविड-19 सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। अब जापान ने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो आइए जापान के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका जापान है, जिसकी राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा जापानी येन। जापान के जो एम्परर है नारुहितो, ये एम्परर है। ये जापान का क्या है, फ्लैग है। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 28 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 28 मई। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार जैसे महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन 1987 में अस्तित्व में आया और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उस दौरान आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता दी। अगला क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को, ऑप्शन सी 28 मई। एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट के दौरान जीर्ण भूख में रहने वाले 690 मिलियन से अधिक लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए द हंगर प्रोजेक्ट द्वारा यह दिवस शुरू किया गया। यह न केवल जीर्ण भूख के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूख और गरीबी को मिटाने के लिए भी मनाया जाता है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और वह प्रश्न है कि हाल ही में लक्ष्मी भंडार परियोजना कहाँ शुरू हुई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको एक आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अध्यक्ष बनी है इसके अनवी भूटानी, ऑप्शन सी। ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।